किसान भाइयों, निरंतर कृषि कार्यों के दौरान कई तरह की जिज्ञासाएं या प्रश्न आपके मन में उभरते होंगे। इस भाग में हम आपके सवालों को वैज्ञानिकों के समक्ष रख रहे हैं ताकि आपको सटीक जवाब मिल सके। तो ये रहा पहला सवाल, जैव उर्वरक आसानी से कैसे प्राप्त हो सकता है? जैव उर्वरक आपको देखिए सबसे बड़ा यहाँ प्रॉब्लम है उपलब्धता का। तो जहाँ पर देखिए कि जिस एरिया में जैसे कि नालंदा वगैरह एरिया में वेजिटेबल्स की खेती ज़्यादा होती है, वहाँ के किसान ग्रुप में बना करके और ज़्यादा मात्रा में वहाँ जाते हैं, ट्रेडर्स जो होता है और रिटेलर्स होता है उसको बोलते हैं भाई हमको पीएसबी चाहिए, हमको चाहिए। तो 20-25 किसान जाएंगे ना, तो वो क्या करता है, सोच लेता है कि अच्छा चलो कम से कम 50 आ रहे हैं तो ज़रूर 50 और आएंगे, 100 के हिसाब से कहीं भी वो मंगाता है तो वो अवेलेबल है। यहाँ तो कोई जाता है नहीं, पीएसबी कोई खरीदता है, फास्फोरेट सल्फोलाइसिस बैक्टीरिया तो कोई लेता नहीं है। तो जब तक आप लोग उस तरह से जागरूकता नहीं आएगी, ज़्यादा मात्रा में एक एरिया में नहीं लीजिएगा तो मंगाएगा नहीं। अवेलेबल हर जगह है, बाहर में बड़ी बड़ी कंपनी सब बना रही है इसको। तो कहने का मतलब है कि उसको आप रिटेलर से जब मिलिएगा, एक बार दो बार कहिएगा तो लाएगा। 2-4 आदमी जैसे ही बढ़ते बढ़ते जाइएगा तो तब जब अभी जैसे प्रचार प्रसार हो रहा है तो लोग खरीदेंगे तो वो लाना चाहिए। किसान भाइयों, जैव उर्वरक का प्रयोग सभी पौधों में किया जा सकता है, लेकिन किफायती के लिए बताए गए अनुशंसित मात्रा का ही प्रयोग करें, जो कि हमारे वैज्ञानिक आपको बता रहे हैं। हाँ, कहीं दे किसी भी कहीं भी देखिए, हमने पहले ही कहा कि जैव उर्वरक कहीं भी आप दीजिएगा घाटा नहीं होगा। लेकिन हम जो 200 ग्राम 300 ग्राम इसलिए करते हैं कि उसको किफ़ायती सोच करके उसका जोड़ा गया है कि इसके हिसाब से किसान को कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तो देखना है ना कि क्या लागत हो रही है, तो वो पॉपुलेशन को बढ़ाता है। मान लीजिए कि अब आप एक अमरूद के लिए जाएगा तो एक पैकेट खरीदेगा तो नहीं, आपको क्या उतना कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो कम से कम 20-25 प्लांट है तो उसमें उसी हिसाब से बांट करके उसको डाल दीजिए, मिक्स करके डीएपी को अलग डाल दीजिए और उसका उसमें गोबर में मिला करके उसको डाल दीजिए। चूँकि बड़ा बड़ा प्लांट के साथ है कि ये पेरेनियल क्रॉप है, इसके लिए तो कहीं ना कहीं से उस जड़ में जैसे ही ठंडा होता है गर्म होता है उसके हिसाब से वो लेते रहता है ज़्यादा। साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कभी जैव उर्वरक का उपयोग किसी भी प्रकार के रसायन के साथ न करें। इसका प्रयोग रसायन के प्रयोग के बाद ही करें। इसे विस्तार से हमारे वैज्ञानिक आपको बता रहे हैं। केमिकल से उसको मतलब केमिकल के साथ मिला के नहीं देना है। आप आज ही छींट दिए डीएपी, 2 घंटा के बाद उसको भी छींट सकते हैं या 2 घंटा पहले उसको छींट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसके साथ मिलाना नहीं है। नाइट्रोजन और फास्फोरस भी मिला सकते हैं, लेकिन पोटास के साथ उसको जैसे नहीं कहा था नहीं मिलाना, इसी तरह से है कि इसको केमिकल के साथ नहीं मिलाना। जैव उर्वरक का प्रयोग करने से फसल की उत्पादकता में काफी वृद्धि होती है। साथ ही साथ रोग और कीड़ों से भी बहुत हद तक पौधे को बचाया जा सकता है। आखिर ये सब कैसे होता है, आइए जानते हैं। उसका वही फायदा होता है कि गोमूत्र में भी बहुत कुछ है, उसमें भी एंजाइम्स है, अमीनो एसिड्स है। तो दोनों 2 फायदा होते हैं, इसे ही जान लीजिए। जैव उर्वरक का जो भी बाई प्रोडक्ट है कि एक तो उसमें कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट में जाते हैं तो कहे ना कि उसके फ्लावर के नंबर ऑफ फ्लावर्स को बढ़ाएगा। जितना भी नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर बढ़ता है तो उससे उतना ही आपका फ्रूट्स पैदा होता है। नहीं होता है किसी में कम है, भाई आज लौकी था तो 10 को लगा, किसी में 20 लग रहा है, तो उस चीज़ को बढ़ाता है वो। दूसरी बात कि जो भी फंगस डिजीज है, चाहे कोई इस तरह का कीड़ा मकोड़ा का जो पिलुआ आता है, उस सब के लिए बहुत हानिकारक है। खाली गोमूत्र दीजिएगा तो थोड़ा कम फायदा होगा, वर्मी वाश के साथ मिला के दीजिएगा ज़्यादा फायदा होगा, आपको कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन आप पेस्टिसाइड जो है कि जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा मात्रा में अगर आपको कीड़ा लग गया है तब तो उससे नहीं ना कंट्रोल होगा, तब तो आपको एंटीबायोटिक देना होगा। तब फिर आप वही दवा हल्का सा छिड़क करके उसका पॉपुलेशन कम कर।
किसान भाइयों, अगला सवाल आपके लिए हम रख रहे हैं वर्मी वाश के बारे में। जी हाँ, वर्मी वाश बनाने की विधि क्या है और इससे क्या क्या फायदे हैं? वर्मी वाश बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपके यहाँ वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, तो कम से कम आधा केजी वर्मी आप प्योर वर्मी को ले लीजिए, उसको पानी को पूरा उबाल लीजिए। उबालने के बाद थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए पूरी तरह से, मैंने गुनगुना कहने का मतलब कि बहुत अच्छा ठंडा हो जाए, हल्का सा गर्म रहे, तो उस सारे वर्म को उसमें डाल दीजिए और थोड़ा देर उसको 2-3 मिनट तक 4 मिनट तक चला दीजिए। चलाने के बाद वर्म को वहाँ से निकाल लीजिए। वर्म को निकालने के तुरंत बाद थोड़ा सा ठंडा, जो ठंडा मतलब कि फ्रिज का पानी नहीं, जो ऐसे ठंडा पानी है जो बिना गर्म किया, उसमें उसको डाल दीजिए आधा केजी को वर्म को। फिर उसमें उसको धो धा करके, मैंने समझिए कि उसको स्नान करा दीजिए। स्नान करा के फिर आप उसको ले जाकर वर्मी अपना जहाँ है वहाँ डाल दीजिए। ये दोनों पानी जो आपका बचा, ये भी वर्मी वाश का काम करता है कि जैसे ही थोड़ा सा पानी सुसुम मिलता है तो उसके स्किन का जितना म्यूकस है वो पानी में चला आता है। तो इससे भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। और एक हुआ कि आप जो वर्मी वहाँ से जो सिक्रेट हो रहा है, जो दिनों दिन जो भी आप मॉइस्चर के लिए देते हैं, तो पानी धीरे धीरे तो चला ही जाता है और वो जो उसका ये रहता है उससे आकर के अपना निकल जाता है। चाहे पॉलीथीन जहाँ जो लोग बना करके वर्मी बना रहे होंगे तो वहाँ से इस तरह से बनाया रहता है, साइड से निकल जाता है। तो वर्मी वाश जो है पूरी तरह से आपका वो इको फ्रेंडली है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर, कचरा और भी ऐसे सामान हो सकते हैं जो कि सड़ सकें। साथ ही केले के पत्ते और इसके थंब का भी प्रयोग करना बहुत लाभदायक है। आखिर क्यों है लाभदायक खाद के रूप में केले के पौधों को प्रयोग करना? बकरी का जो लीद होगा उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा गोबर वाले से अधिक होती है। क्यों? कि जो भी खाता है ना जानवर, तो जहाँ भी उसका एक्सक्रीटा ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो वहाँ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। भेड़ जो है, भेड़ का जो लीद होता है वो बकरी से भी ज़्यादा है, उसका ये माना जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है। पोल्ट्री का अगर आप लीजिएगा, मुर्गी का, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स और नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपको सल्फर, ये सब तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। वहाँ पर मैग्नीज तक वहाँ पर अवेलेबल है, जिंक तक है। तो कहने का मतलब कि सबसे अच्छा अगर ये 3 गो चीज़ आप जैसे बोले तो बकरी का है, लेकिन उससे आपको क्या लेना देना है? आप सारे चीज़ को वर्मी के साथ डालिए और उसमें ध्यान दीजिए कि जो आपके घर का कुछ भी कूड़ा करकट निकल रहा है, पॉलीथीन वगैरह उसमें नहीं रहना चाहिए, कोई ऐसा मटेरियल नहीं रहना चाहिए कि जो कि हानिकारक हो, तो आप भी समझ सकते हैं, जो कि सड़ सके खूब बढ़िया। छिलका उलका है घर का, ये सब आप सब्जी वगैरह का, ये सारे में जैसे छिलका को आप डालते हैं तो क्या है छिलका में, उसमें जितना न्यूट्रिएंट आपके जो खा रहे हैं उसमें है, उससे ज़्यादा मात्रा में छिलका में रहता है। तो वो छिलका की मात्रा जैसे ही जाता है तो उसको आर्थ्रम खाता है और उसको आपको इस तरह के फॉर्म में अवेलेबल करके देता है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे या तो उसको आप सड़ा देते हैं या तो उसको फेंक देते हैं। इसीलिए वर्मी कंपोस्ट में हाँ हो सकता है, कहे ना कि हमको उतना परसेंटेज सबका नहीं, सबका अलग अलग है, बहुत ज़्यादा मात्रा में परसेंटेज है, तो उसका जैसा हम इसमें यूज़ करते हैं तो जब वर्मी में डालेंगे तो खाएगा तो बराबर मात्रा में उसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये नहीं हुआ कि देखिए, इसीलिए ना कहा जाता है कि वर्मी कंपोस्ट का एक ही मतलब नहीं है कि खाली गोबर की खाद डाल दिए और उसमें अर्थवर्म को डाले और उसी से बना रहे हैं, तब तो आपका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा। क्वालिटी अच्छा करने के लिए आप हर तरह का मटेरियल डालिए, उसमें कम से कम केला का भी आप जो है ना, केला का पत्ता जो मिलता है या केला का छिलका, उसको डालिए उसमें ज़रूर। उसमें आप जानते हैं सबसे ज़्यादा पोटास हार्वेस्ट क्रॉप है वो केला, थाम और पूरा केला ही। चाइना और अमेरिका में जब रिसर्च किया तो देखा कि बहुत ज़्यादा पोटास ज़मीन से खींचता है। उन्होंने क्या किया है कि बहुत जगह छोड़ दिया है, कहा कि नहीं यहाँ पर बनाना का उत्पादन मत लो, क्योंकि तो इतना ज़्यादा पोटास को यूज़ कर लेगा कि हमारा ज़मीन में पोटास डेफिशिएंट हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि बगल वाले कंट्री जैसे इंडिया टाइप का कंट्री जब खरीदता है, हमारे यहाँ चूँकि ये हिमालय से नदी निकलती है और आती है, कोसी आ रही है, इधर से गंगा आ रही है, और ये जो सॉइल है जो आपका नौगछिया वाला है, ये तो हमेशा रिनोवेट हो रहा है ना, नया नया, इसलिए ना आपको पोटास का माइनिंग जो
केला कर रहा है वो आपको पता नहीं चल रहा है। आप लगा करके देखिए जहाँ ये नहीं हो रहा है, कहाँ बाढ़ नहीं आती है, वहाँ केला क्रॉप देखिए तो नहीं 5 बार करके, छठा बार देखिए तो कितना होता है, लेकिन वहाँ होगा। इसलिए कि हमेशा पोटास का रिनोवेट होता रहता है। अपने साथ नदी बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स लाती है, तो पोटास का ये सबसे ज़्यादा लेता है। तो जब पोटास वो लिया तो पोटास उसके अंदर है, और उस पोटास को भी आप कभी ना कभी काट करके कुछ ना कुछ मात्रा को इसमें डालिए। तो आपका जो वर्मी कंपोस्ट में देखिएगा कि जो पहले वर्मी कंपोस्ट था उसका चेक कराइए, और जो वो डाल कर केला वाला है वो चेक कराइए। जलकुंभी भी थोड़ा सा काट के डालिए। इस तरह से जितना चीज़ उसमें डालिएगा उतना ही अच्छा क्वालिटी आपका वर्मी कंपोस्ट का होगा। अगर सिर्फ आप गोबर से बनाएंगे, पुआल से बनाएंगे, तो जो उसमें न्यूट्रिएंट है वही उसको मिलेगा, अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा। और कम से कम घर का तो जितना कूड़ा करकट वगैरह है वो सब तो उसमें फेंक ही दीजिए, उससे बहुत अच्छा क्वालिटी होता है। हाँ दे सकता है, तो वो भी तो उसमें जो है कंसंट्रेशन धान पुआल से ज़्यादा ही रहता है। क्या है कि ये जो है ये घास जो है हमेशा 6 महीना पर नहीं काटता है, काटते हैं हम लोग, ये साल भर पेरनियल तक भी घास रहता है। तो देखिए कोई भी चीज़ है जितना दिन तक उसको छोड़िएगा उतना ही उसमें न्यूट्रिएंट अधिक होगा। ये भी देखिएगा कि जितना लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप समझ रहे हैं ना, मेज का है जैसे मकई 4 महीना का जो फसल होती है खरीफ में, और जो रबी 6 महीना में होता है, दोनों के यील्ड में देखिए कितना डिफरेंस है। तो हम धान में भी देखते हैं कि जिसका ड्यूरेशन लॉन्ग डे जिसका ज़्यादा रहता है उसका यील्ड उतना ही ज़्यादा होता है। उसी तरह से घास में जो ज़्यादा दिन तक घास रहेगी उसमें न्यूट्रिएंट्स का जो मात्रा है, जो रेगुलर आप कहीं कटाई कर रहे हैं उससे उसमें ज़्यादा रहेगा। ज़ीरो टिलेज के बारे में आपने सुना ही होगा। अगर इसे आप ज़्यादा नहीं जानते हैं तो आइए जानते हैं वैज्ञानिक महोदय से इस सवाल का जवाब कि ज़ीरो टिलेज से खेती करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जीरो टिलेज मशीन का और सुई मेथड, सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन, जिस पर अभी काफ़ी चल रहा है, गवर्नमेंट का भी अवेयरनेस प्रोग्राम कि आप उसको अपनाएं। और उसमें जो समय का ये होता है वीट के केस में क्या होता है, जैसे ही डिले आपका एक दिन 15 दिसंबर तक उसका लास्ट ईयर माना जाता है, 15 तक आपको, उसके बाद एक दिन जितना डिले होगा उसका यील्ड का बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। अगर 20-25 तारीख दिसंबर तक में अगर लगाते हैं तो बहुत 25 के आसपास जाएगा तो और ये हो जाता है, कम हो जाता है। उस कमी को के भरपाई के लिए ये मेथड सब अपनाया गया है, जीरो टिलेज के द्वारा करें, ताकि खेत हम सूखने जुताई बुड़ाई के लिए उसको हमको मतलब उतना वेट नहीं करना पड़े। और दूसरा है सुई मेथड, चूँकि हमारा प्रोडक्शन जितना हो रहा है किसान के लिए सबसे है कि मतलब इसको घाटे का सौदा या कि सब लोग बोलते हैं कि उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो हमारा इनपुट जितना लग रहा है उस इनपुट को भी कम करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो लागत जितना, देखिए बीज भी इतना महंगा आ रहा है, तो जहाँ बीज हम 15 किलो डाल रहे हैं अगर वहाँ 4 किलो में हो जा रहा है तो हमारे लिए तो वहाँ वो भी तो बचत है एक तरह से, तो बचत है तो उत्पादन होगा, घट जाएगा। और वो नहीं मतलब इनपुट हमारा जो लग रहा है वो भी मिनिमाइज करेंगे। और दूसरा है कि फिर बीज से ही अगर हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं तो जो उसका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है या जेनेटिक कैरेक्टर जो उस क्रॉप का है, सबसे पहले क्या होता है वो उसमें मतलब पानी लेता है। ज़मीन में जब आप डालते हैं कोई भी बीज तो एक तरह से मतलब मॉइस्चर जितना उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसका जो प्रक्रिया है उसका लाइफ साइकिल का वो स्टार्ट होता है। जैसे चना हम लोग फुलाते हैं, चना उसको फुलाए फिर उसको निकाले। अगर तुरंत बहुत लोग का है कि जर्मिनेट करके नाश्ता में ये करने का तो उसको कपड़ा में लपेटते हैं, रख देते हैं, पतला कॉटन का जो ये रहता है, तो वो जो 4-5 दिन में अंकुरन आएगा वो 2 दिन में आ जाता है। फिर उसको ये करते हैं जर्मिनेट कराने का। तो वो सारा चीज़ जो बता रहे थे डॉक्टर साहब जैसा बताया कि उसमें आपको उसको फुला के फिर अंकुरन करा देंगे। अंकुरन में भी हमको सावधानी रखना होगा कि कितना ज़्यादा अंकुरित होना चाहिए। ये नहीं कि खूब ज़्यादा हो जाएगा फिर मिट्टी में डालेंगे तो उसका वायबिलिटी खत्म हो। वो देखिए ये मेथड है, लेकिन इस मेथड में भी बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। आपको उचित मतलब सही जानकारी लेना होगा। धान के केस में बहुत लोगों का हम सुने, क्योंकि हम लोग के भी एरिया में, हमारे गाँव में भी वहाँ दिया गया किट में मतलब उसमें बीज आता था, वर्मी कंपोस्ट आया, साथ में फर्टिलाइज़र भी दिया गया,
खाद भी किसान को तो वो जानकार मतलब उसको अपनाने के लिए वो मोहित करने के लिए पर्पस गवर्नमेंट का ये नहीं कि एक बार खाद दे दिया तो सब दिन देते रहे, वो है कि इस मेथड को आप अपनाएं। श्री मेथड हुआ, श्री मेथड क्या है देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट कितना ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत तरह का चलाया, कितना लागत कितना खर्च आ रहा है इसमें। तो किसान भाइयों, अब हम चलते हैं रासायनिक खाद के लाभ और हानि की तरफ। तो ये रहा सवाल, रासायनिक खाद के लाभ और हानि क्या क्या है। उसमें थोड़ा सा जैसे ये सब अब ये है जिस विषय पर हम लोग चल रहे हैं, इससे ये निश्चित रूप से आज समय की मांग है। हम लोगों के यहाँ जितना भी है फसल जो डायरेक्ट हम लोग खाते हैं, खास करके खाद्यान्न के अलावा उसमें ऑर्गेनिक फसल की बहुत ज़्यादा ये है। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में देखिए खास करके सब्जी, उसके बाद थोड़ा कम एप्लीकेशन होता है फल में, फूल में, ये तीनों चीज़ जो आता है हमारे यहाँ तो सारा उद्यान मतलब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है। और हमारे किसान भाई सबसे ज़्यादा देखिए मार्केट में कैश क्रॉप के रूप में या कहिए सब्जी की खेती हो रही है। सब्जी की खेती जहाँ भी हो रहा है उसमें स्वाभाविक है कि सही उन्नत बीज, तो कोई भी चीज़ मुनाफा का होगा उसमें उन्नत बीज चाहिए, सही किस्म का मिल जाएगा, फिर उसको प्रॉपर लगाने से लेके उसको फलन तक। और शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप होता है, तो भी 3 महीना 4 महीना में फसल हमारा ले लिया जाता है, वो तो 1.5 महीना में होता है। तो हर फसल का अगर कॉमर्शियल कर रहे हैं बाजार के मतलब व्यापार के दृष्टिकोण से, क्योंकि किसान को फायदा तभी होगा जब उसका घरेलू कंजप्शन तो किचन गार्डन के लिए होगा। अगर आप व्यावसायिक उसका ये खेती कर रहे हैं, बाजार के लिए कर रहे हैं, तो देखिए अब जहाँ भी लोग कर रहे हैं वो इतना अंधाधुंध कीटनाशी का उपयोग कर रहे हैं, आज के दिन रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, जिसका हम आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि उसका पर पैदा ही किया जा रहा है। उसका जो दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर इस तरह से मतलब उसका, चूँकि डायरेक्ट तुरंत तो हमको इसका असर नहीं नज़र आ रहा है, हम जो खा रहे हैं, अगर आप बाज़ार के सब्जी का अगर आप उसका टेस्ट कराया जाए, केमिकल एनालिसिस अगर कराया जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसके सब्जी में जो है जहर का मात्रा है। तो जहर आता कहाँ से है? जितनी कीटनाशी है, फफूंदनाशी है, सबका हम लोग मतलब बार बार सभी किसान मतलब जहाँ भी प्रशिक्षण में जाते हैं कम से कम ये इससे निवेदन करते हैं किसान भाई से कि आप जो दवाई रख रहे हैं उसके बारे में आप जानिए। उस दवाई कई 3 तरह का होता है जो भी कीटनाशी दवाई हम लोग यूज करते हैं फफूंदनाशी, कि उसमें देखिए एक सिम्बॉल रहता है, त्रिकोण की तरह का डिब्बा पर बना रहता है। किसी में देखेंगे पीला, लाल, हरा, 3 तरह का रंग आपको नजर आएगा। रंग से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या लाल किस चीज़ का द्योतक है, खतरा का है। उसके बाद आता है उससे कम हल्का जो रहता है उसको पीला वाला ये होता है, उसको भी आप उसको सावधानी से करना है, लेकिन किस स्टेज में करना है, किस फसल पर करना है। सब्जी में भी बहुत होता है कि किस अवस्था में हम लोग, जैसे बैगन के केस में है, उसमें अगर खूब ज़्यादा कीड़ा लग गया तब आप उसको तो भी अगली स्टेज में फ्रूटी के साथ इसमें नहीं, क्योंकि जब सब्जी में फलन शुरू होता है तो फिर वो हर 3 दिन 2-3 दिन पर आपको हार्वेस्टिंग की जरूरत पड़ जाती है। अगर आप नहीं तोड़ते हैं बेचारे तो फिर वो मैच होता है और हम उतना पेशेंस नहीं रख पाते। अगर फलन हो गया फिर दवाई छिड़क देते हैं तो जैसे ही देखेंगे सब्जी टूटने लायक हो गया तो मन में सोच के किसान लेके हम अपने नहीं खाएंगे, लेकिन तोड़ के हटिया बाजार में बेचेंगे। लेकिन कीट में भी ऐसा नहीं है कि सबकी पूरी पर्यावरण का हमारा एक ये है, मित्र कीट भी उसमें खेत में कई तरह के कीड़े हैं, उसमें आप मित्र कीट का भी नाम सुनते हैं कि वो हमारे लिए मतलब वातावरण के लिए इको फ्रेंडली, अगर वो खत्म हो गया तो फिर हमारा सारा चीज़ उत्पादन पर एकदम डायरेक्ट असर पड़ेगा। उसमें कीट के द्वारा देखिए क्या बहुत मित्र कीट है और उसमें क्या है कुछ कीट का अवस्था होता है, जैसे अंडा हम लोग में होता है ना कि बच्चा हो, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, उसी तरह कीट में भी होता है। कीड़ा का भी जो होता है कि अवस्था अंडा इसको निकलता है, उसका लार्वा निकलता है, उसका प्यूपा स्टेज होता है, फिर एडल्ट होता है। 4 स्टेज है। प्यूपा वाला जो स्टेज है वो डोर्मेंट में होता है, लार्वल स्टेज होता है सबसे ज़्यादा खतरनाक,
उसमें एकदम देखते हैं कीड़ा सफेद रहता मुलायम रहता है। कोई सब्जी के अंदर फल को जो छेद करके निकलता है, उसके अंदर देखिए जो निकलेगा एकदम सॉफ्ट, उसका इसमें थोड़ा सा कुछ दाम तुरंत खत्म हो जाए। अब फिर वही जब एडल्ट हो जाएगा, पंख बन जाएगा, फिर वो वातावरण में नष्ट हो जाएगा। कीड़ा का हर स्थिति में वो काफ़ी उस अवस्था में कंट्रोल करते हैं, तो वो हमको देखना होगा, उसके बारे में भी जानना होगा। और ये दवाई जो सबसे सुरक्षित है सब्जी के लिए खास करके, वैसे दवाई का उपयोग करें जिसके जहर का जो है असर छिड़कने के बाद कम से कम समय तक है। इसको बोला जाता है रेसिडुअल इफेक्ट। जहर मतलब जो दवाई को हम छिड़कते हैं उसमें उस फसल पर उसके जहर का अधिकतम कितने दिन तक असर रहता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। उसमें सबसे सुरक्षित दवाई अभी बाजार में जो उपलब्ध है इंडोसल्फान, सब लोग जानते हैं। इंडोसल्फान का कम से कम मतलब सबसे कम दिन तक, वो भी 14-15 दिन तक उसका जहर का असर, कई 10 दिन से अधिक उसका रहता है। अगर आज हम छिड़काव सब्जी की खेती में, सब्जी मान लिया हार्वेस्ट कर, भिंडी चाहे जितने तरह के कद्दू वर्गीय सब्जी हो, भिंडी हो, करेला हो, चाहे परवल हो या कोई भी, अगर उस पर हम छिड़कते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन तक हम इंतजार करते रहेंगे कि फसल आपका चौथा दिन रेडी हो जाएगा, वो मतलब मैच्योर कर जाएगा और वो खाने के लायक नहीं रहता। हम लोग फिर उसको ये नहीं करके उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं और उसका हानिकारक प्रभाव हम देख ही रहे हैं कि आजकल पहले कम बीमारी और काफ़ी स्वस्थ लोग रहते थे, आजकल हम लोगों ने बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। तो उसमें ये जैविक खेती का अभी का जो ये है वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वाश या फेरोमोन ट्रैप, कीड़ा जैसे, अब देखिए अभी जैसे आ रहा है, अभी एजोला ये सारा चीज़ तो मान लीजिए पोषक तत्व का हुआ, अब उसका नियंत्रण का जैसे आ रहा है। तो नियंत्रण में हम लोग क्या करते हैं कि जो सब्जी का प्लॉट है, उस प्लॉट में जो कीड़ा नुकसान करने वाला है उसके लिए फेरोमोन ट्रैप आता है, एक प्लास्टिक का छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर अलग अलग तरह का जो है उसमें सेंसिटिव केमिकल होता है जो हमारे वातावरण के लिए भी अनुकूल है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कोई नुकसानदायक नहीं होता है। उसको आप एक प्लॉट में 2-3 जगह चार जगह जिस आकार का प्लॉट है उसमें छोटा बांस का ये करके उसको 5 से 7 फीट के हाइट पर उसको रखा है। वो अपने आप उसमें बना हुआ है, उसके अंदर जो लसलसा केमिकल होता है वो कीड़ा आएगा उसमें घुसे। और अभी आप लगाते हैं अगर खूब ज़्यादा है तो देखिएगा 3-4 घंटा का उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कीड़ा घुस के वो ये मार्केट में उपलब्ध है फेरोमोन ट्रैप। और इसमें अगर आप ये कर दिए तो कीड़ा जितना नुकसानदायक ये जो पहुंचाने वाला है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। देखिए कोई फसल के लिए 100% हम लोग को नहीं करना चाहिए, कीड़ा रहे ही, कीड़ा या जो भी लगता है तो कुछ हद तक अगर वो 15-20% तक नुकसान कर रहा है तो हमारे लिए टोली होगी, उसको बर्दाश्त करेंगे इसलिए करना जरूरी है कि चूँकि उसके बचाव के लिए जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं तो उतना लागत, उतना जो नुकसान करेगा उससे ज़्यादा हमारा लागत उसमें चला जाएगा। उसको थ्रेशोल्ड बॉर्ड मतलब बोला जाता है, उतना तक अगर कर रहा तो क्षण नहीं, कीड़ा को हमको मारने केमिकल का यूज़ करने के लिए कीड़ा देख लिए खेत में लग गया, बस हम जो है एकदम कटोरी स्प्रेयर और जो पावर स्प्रेयर सा है you